का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ मेरे बुलावे पे आप सब लोग आए और मैं देख रहा हूँ सभी प्रमुख जो हैं हमारे प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जो गंदरबल में J&K के अंदर जो हादसात हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और क्योंकि ये वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो है होम डिपार्टमेंट आता है, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, जब तक जो है यूनियन टेरिटरी का स्टेटस रहेगा तो सारी पावर लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में है। दूसरा, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ, इस पर भी जो है चिंतन का विषय है कि यहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो ये दो मुद्दे बहुत ज़रूरी थे। और तीसरा, यमुना में जो प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में भी जो है केंद्र सरकार आप पे डाल रही है और आप पार्टी डाल रही है उस पर। उससे जो है पूरा शहर, पूरा दिल्ली जो है एक तरीके से पूरी यमुना प्रदूषित हो गई है। जहाँ से यमुना एंटर करती है, हरियाणा से एंटर करती है, मैं तो सिंचाई मंत्री रहा हूँ, जो पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। जैसे ही यहाँ घुसते हैं तो पानी ख़राब हो जाता है। तो ये तो तीन मुद्दे थे। बाकी जो है आज बुलाने का जो मकसद था, उस वक्त तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब तो जो है एक ये कहावत है, कामयाब होने के लिए एक बात ज़रूर याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। तो अब बड़ा ध्यान करके और सोच कर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पार्टी के अनुशासन में के दायरे में होकर ही बात करूंगा, कोई बात करूंगा तो। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके पीछे मेरा एक ही मुद्दा था कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अभी जैसे J&K में चुनाव हुए असेंबली के, तो वहाँ पर एक भी टिकट जो है OBC के लोगों को नहीं दी थी। तो ये चिंता का विषय था। हरियाणा के अंदर भी जो है जो OBC, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और जितना उनको देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, अगर आप देखेंगे कि OBC से मेरे अलावा, जिसको मैंने हमेशा कहा है ऑर्नामेंटल पोस्ट है, चेयरमैन AICC OBC डिपार्टमेंट जो है अब तक ऑर्नामेंटल रहा है। अब देखते हैं आगे कुछ इसमें सुधार होता है नहीं होता है। बाकी जो है चाहे CWC में देख लीजिए, CEC में देख लीजिए, OBC डिपार्टमेंट से, वैश्य समाज से, आपके पंजाबी समाज से, ब्राह्मण समाज से, सिर्फ जो है शेड्यूल्ड कास्ट और जाट बिरादरी है, हरियाणा में उनको जो है तवज्जो दी गई है। देखिए, हरियाणा में एक तो EVM मशीन है, जहाँ 99% जहाँ पर बैटरी चार्ज हैं,
वहाँ बीजेपी जीत रही है। जहाँ 70 से 74% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। तो ईवीएम के ऊपर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और उसमें करीबन हमारी पार्टी ने 2 दर्जन, उसमें रेवाड़ी भी है, पलवल भी है, जो शहरी टाउन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग पहले ही कर रखी थी। और उसके बारे में, और मेरे यहाँ तो 40 मिनट तक लाइट जलेगी, एलईडी बंद हो गई थी। और उसी प्रकार से पलवल में भी एलईडी 40 मिनट बंद रही है। तो ये बंद क्यों हुई, इसके बारे में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, हमने अपना प्रोटेस्ट भी वहाँ दिया था। दूसरा, बीजेपी ने एक जो नैरेटिव था, ख़ास तौर से जो हमारी जो बेल्ट है, उसमें मोहम्मद खान जी ने बयान दे दिया, जो एमएलए हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था या जिन लोगों ने मेरे पर अत्याचार किया, वो किसके बारे में कह रहे थे, उन लोगों को चुन चुन कर मैं मेवात से बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये तो नैरेटिव है, क्योंकि हमारा बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, रेवाड़ी है अपना बिल्कुल साथ लगता हुआ है, ताउडू के साथ लगता हुआ है, एक बाउंड्री है बस। इसका असर जो है ये हुआ कि 11 में से केवल हम 1 सीट जीत पाए। ये भी एक कारण था। दूसरा, जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया कि बटोगे तो कटोगे, ये जो नैरेटिव था ये अभी भी चला रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, और जिसकी वजह से जाट नॉन जाट का इलेक्शन बन गया हरियाणा का। जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बन गया, और 2 दिन के अंदर ही जो है, मैंने जो है पूरा, मैं करीबन 4-5 जगह में गया था, मैं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस हार रही है। एग्जिट पोल भी क्या सब खराब हो गए, आप लोग भी गए थे फील्ड में, आपने भी देखा होगा। तो ये मामला था। तो इसके बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सांप्रदायिक जो है सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ये ना महंगाई के बारे में बात करेंगे, ना बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, ना स्कूल के बारे में, ना चिकित्सा के बारे में, ना शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करेंगे। और मुझे ये पता लगा है कि 2 दिन पहले पूरा धनबल का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी जो है आजकल जो है हर तरीके से लैस है। किसान की एमएसपी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे। और कांग्रेस का जो जो ये संदेश था, जो लोकसभा में बहुत कामयाब रहा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव वो चल गया था। और लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे। तो वहाँ तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारे जो नैरेटिव अभी भी हम सेव दी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, राहुल जी ने कल ही झारखंड में 19 तारीख को एक सेमिनार किया था। दूसरा मुद्दा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटका है,
वहाँ पर जो है जातीय जनगणना होगी, लेकिन आज तक उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो ये भी चिंता का विषय है। इस मुद्दे को मैंने उठाया। तेलंगाना में और हिमाचल में जो है अभी शुरुआत की गई है। झारखंड में जो है कि कर नहीं पाए। तो जो बात मैंने रखी थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सामने कि हमें जो है, जहां हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी जो है उसको इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सब बातें जो है जातीय जनगणना से आई। अब कई लोग बीजेपी वाले कह रहे थे कि जातीय जो है कांग्रेस तो बांटने की बात कर रही है। हमारे संविधान में जो है जो रिजर्वेशन है एज पर जो है कास्ट है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भी शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए। तो इसमें जो है जो भी कुछ होता है वो जातीय जनगणना कहना शब्द इसलिए है, उसको आप चाहिए जाति से जोड़ देते हैं कि कांग्रेस तो केवल जात पात की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो जातीय जनगणना होगी वो एज पर दी कास्ट सिस्टम से होगी, और उसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है। तो जातीय जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। हम जो है केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं करवा रही है, मैं मेरी समझ में। और अभी जो है 2026 के अंदर जो है डिलिमिटेशन होना है। तो डिलिमिटेशन के अंदर जो है इनको सर्वेक्षण तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश है कि जातीय जनगणना जल्दी करवाएं, ताकि जो सबसे गरीब आदमी है, लाल सिंह आप इधर आ जाओ, जो सबसे जो परवीन आप भी, और जो सबसे जो गरीब आदमी है उसकी जो है बारे में पता कैसे लगेगा। जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, आप ये नहीं पता लगाएंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। मोदी जी कहते हैं तो मेरे दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर, लेकिन उसके बारे में पता कैसे करोगे जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करोगे। किसकी आय कितनी है, कौन से समाज में कौन वंचित समाज है। अब जैसे अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है वर्गीकरण करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, कोई आधार तो होना चाहिए ना, गरीब और अमीर का दोनों का क्या है। दूसरा जो है क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। मैं समझता हूँ इसको बढ़ाना चाहिए। हमें जो है, हमने अपने हरियाणा का जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हमने कहा था हम 10 लाख कर देंगे 8 से बढ़ा के। अभी जो है एक स्टेट और है जिसने लिख के भेजा है कि 12 लाख कर दिया जाए या 13 लाख कर 14 लाख कर दिया जाए, क्योंकि 8 लाख में तो जो क्लास 4 का कर्मचारी है उसके बच्चे को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ लेक्चरर्स लगने कह रहे हैं नॉट फाउंड सूटेबल, NFS करके, और EWS के लोगों को दे देते हैं, EWS के लोगों को दे देते हैं, जो कि घोर अन्याय है। तो घोर अन्याय, नॉट फाउंड सूटेबल, ये सीधा इनका करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में करने की बात हो। हमारा जो बैकलॉग है वो बैकलॉग रखना चाहिए।
लेकिन जो जब तक इसको क्रीमी लेयर को रेज नहीं करेंगे, एससी के अंदर कोई क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी के अंदर जो है या बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर लगा रखा है। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो है इस पर भी हम अपनी पार्टी के अंदर भी बात करेंगे। तो ये सारे मुद्दे मैंने राहुल जी के सामने रखे थे। जो 50% रिजर्वेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी की, जो रायपुर रेजोल्यूशन में ये सारे बात जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, रायपुर रेजोल्यूशन जो AICC का प्लेनरी सेशन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 50% SC ST OBC माइनॉरिटी को दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, JNK है, तेलंगाना है, हिमाचल है, पंजाब है, आपका हरियाणा है, तमिलनाडु है, ये हमारे पार्टी में लागू नहीं हुआ अब तक। जो है 50% जो हमें मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, पर ख़ास तौर से बिहार में और यूपी में तो बिल्कुल ही जो है, जो PCC डेलीगेट्स बने हैं। तो मेरे जो मुद्दे थे वो ये थे, देखिए सबसे बड़ी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कभी भी। जो मुझे जिस कुर्सी पे मुझे बिठाया गया है वो ऑर्नामेंटल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई विवाद की बात भी नहीं है, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए और ठोक के रखेंगे आगे भी, और जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। फिर हमने कई दफ़ा ये मुद्दा उठाया कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो चेयरमैन हैं उनको एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में बुलाना चाहिए। भाई अगर आप चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वर्किंग कमेटी में पहुँचे, ये बात तो होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं होता है। CRP लीडर जो है और PCC प्रेसिडेंट चले जाते हैं। तो ये चंद कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के बारे में आपको बता ही दिया। एक हम लोग उसके भी लड़ाई लड़ेंगे कि OBC महिला को रिजर्वेशन से बाहर क्यों रखा विधानसभा और लोकसभा के अंदर। तो ये चंद मुद्दे थे। आप देखिए हमारा अधिवेशन हमने रखा था, नहीं कन्वेंशन रखा था 30 मई 2022 को, जिसमें राहुल गांधी जी को मैंने इनवाइट किया था। फिर हमने तारीख बढ़ा दी 7 जुलाई। राजू जी ने कहा कि 7 जुलाई का आएंगे, तो मैं तो उनसे इतना ही कहा था कि आप आए क्यों नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है, फिर रेवाड़ी के अंदर जो है पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं, 1 या 2 अक्टूबर को ये कहा गया है कि रोड शो होगा राहुल गांधी जी का रेवाड़ी में, और फिर वो नहीं होता है, हम अनाउंस कर देते हैं हो रहा है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट का काम था हरियाणा के अंदर, वो नहीं हुआ। बाबरिया जी हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, अब कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा देने की ऑफ़र कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया भाई? जब आप बीमार थे तो पहले ऑफ़र कर दिया होता कि मैं मेरी छुट्टी करो भाई। AICC और PCC में जो है प्रॉपर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे थे। ये बातें मैंने आप लोगों से कहनी थी। अभी मैं महाराष्ट्र झारखंड के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पे जैसे नाना पटोले जी बैकवर्ड हैं, लेकिन वो कुंभी मराठा हैं, वहाँ पर जो है असली बैकवर्ड जो हैं वो हैं माली, वंजारी, तेली, लिंगियात, प्रजापत, ये लोग हैं। जब तक इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो वहाँ OBC को जो है जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे झारखंड में है, तेली हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, प्रजापत हैं,
नाई है, धोबी है, जब तक इन लोगों में से जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमारी जो आकांक्षा है कि ओबीसी वर्ग जो है, तो इस मामले को हम उठाएंगे और हमने लिस्ट भी बना के भेजेंगे। जो इनके स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वगैरह हैं जो उसमें मुद्दा ये लेंगे, लेके उठाएंगे कि जो, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाना पटोले जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं ओबीसी की, लेकिन वो ग्राउंड पे भी नज़र आनी चाहिए। जो हमारे सीईसी है वो इस बात का ध्यान रखे कि जो वंचित समाज हैं, जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, जिनको जगह नहीं मिलती है, उनको जगह मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है हमें लाभ मिला। अब आप देखिए हरियाणा के अंदर बीजेपी में भूपेंद्र यादव जो हैं, वो है तो एमपी राजस्थान से लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी वो सेंट्रल मिनिस्टर, वो ओबीसी के हैं। कृष्ण पाल गुर्जर वो ओबीसी से हैं, वो मिनिस्टर हैं। सुधा यादव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। मनोहरा खट्टर पंजाबी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहनलाल बडोली जिनके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज को करते हैं। और हमारे यहाँ कौन है? दीपेंद्र जी हैं, वो जाट हैं। रणदीप जी वो जाट हैं। शैलजा जी शेड्यूल कास्ट हैं। उदयभान जी शेड्यूल कास्ट हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं वो जाट हैं। तो बाकी वैश्य, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, उनकी भागीदारी, जब तक ये जो नैरेटिव है इन्होंने जाट नॉन जाट का इसलिए बनाया, इसको देखते हुए बनाया। तो मेरे जो कंसर्न थे वो हमने वहां रखे और आगे भी रखते रहेंगे। अब आप देखिए टोटल जो है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, ये सारी नॉन जाट बेल्ट है। यहाँ 19 एमएलए हैं हमारे बनते हैं, केवल हमारा एक एमएलए बना, वो भी महेंद्रगढ़ से, बाकी सवा चट मैदान हो गया। तो ये चिंतन का विषय है, इस पे हमें करना चाहिए। अब एक एमएलए ने ये कह दिया, नीरज हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, कि भी मैं अगर एमएलए बन गया तो पहले मैं अपने रिश्तेदारों को लगाऊंगा, फिर मैं अपने भाईचारे के लोगों को लगाऊंगा। उसका भी असर गया है। गोगी ने कह दिया 50 के ऊपर अगर एक वोट के पीछे एक व्यक्ति को नौकरी लगा दूंगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिनको लेकर जो है नुकसान हुआ है पार्टी को। माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही। एक हमारे एनजीओ बड़े एक्टिव हो गए हैं हरियाणा में, ना अपने एआईसीसी में, जिनको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया। वो हमारे यहाँ के जो हैं हमारा समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। जिसको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने अन्य बड़ी बड़ी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो हमारे यहाँ आकर जो है कुछ हमारे ऐसे नेता उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब बातें आप लोगों से मैंने कहनी थी। बाकी तो आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। मैं तो, और मैंने जो अपना इस्तीफा वापस लिया है, आग्रह से लिया है, और उम्मीद करूँगा कि इसके मुताबिक अपना काम करेंगे जितना कुछ हो सकेगा। जब तक इस चेयर पे हैं ओबीसी की आवाज़ उठाते रहेंगे।
ये कहना था मैंने। कैप्टन साहब एक सवाल ये है कि आपने इस्तीफा दिया क्यों था और अगर वापस लिया है तो इसकी क्या? मैंने आपको बता तो दिया ना, मैंने मुद्दे सारे बताए हैं आपको। वापस लेने का कारण ये है कि ये कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। अब ऐसा ही मैं कोई बीजेपी में थोड़ा जा रहा था, आगे लोग बीजेपी में चले जाते हैं। मेरे पास तो ऑफर था लेकिन मैं नहीं गया। ऑफर तो चुनाव से पहले था। चुनाव के बाद भी था, बात की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं। अब आप बताइए, जब अब पूरी ज़िंदगी यहाँ निकाल दी और सेक्रेटरी है मेरा बेटा चिरंजीव जो है वो सेक्रेटरी है एसईसी के अंदर, राजस्थान के बारे में वो प्रभारी है, वहाँ का सह प्रभारी है। और हमने जीवन के, मेरे फादर 1952 में एमएलए बन गए थे। 70 साल का हमारा नाता एक पार्टी से है। और मैंने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया है और उनसे पूरा मान सम्मान मिला। और उसी दृष्टिकोण को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने मेरे को सीएलपी लीडर बनाया, मेरे को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी मेरे को। और जो मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ ये सोनिया गांधी जी की देन है, तो उनकी भी कुछ शर्म करनी पड़ती है भाई। कैप्टन साहब, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत नहीं होती है, राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। अब आपकी बात कैसे हो गई फिर कि आपने कहा कि इस्तीफा मेरी अब बात हो गई है, उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी। अब किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई? अब सारी बातें आपको बता देंगे तो मैं अपने पास क्या रखूँगा? किन से बात हुई है भैया? ये पार्टी दायरे का अंदर की बात है। जैसे कहता है नक्श बनियान का आता है ना एक, वो अंदर की बात। तो ये अंदर की बात रहने दीजिए, अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। आगे आगे अभी 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 जो है इलेक्शन हार जाने के बाद ये स्ट्रेटेजी बदल गए, बोलना चाहते हैं? हाँ, इलेक्शन में हार जाने के बाद कांग्रेस का स्ट्रेटेजी बदल गए। तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? एक अच्छा सवाल पूछूं? हाँ, एक्चुअली में जयराम रमेश और पवन जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो मैं वहाँ उपलब्ध था एआईसीसी में। हरियाणा में जिस तरह से हार का जो है अनुसरण आप लोग कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो चुनाव थोड़ी ना हरियाणा में। नहीं, हरियाणा में हार अभी तो झारखंड में, अभी झारखंड और महाराष्ट्र में है। आगे का क्या रास्ता क्या रहेगा? व्हाट इज द वे? अरे कुछ ना कुछ सबक तो लेंगे उससे हम। हाँ सर, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बताए हैं जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जगह दिलाने के लिए, उनको करने के लिए करेंगे। कैप्टन साहब, जिस तरीके से अभी विधायक दल की बैठक में चंडीगढ़ में कांग्रेस की सीएलपी लीडर और विधायक नेता नहीं चुन पाए और वापस ये नारा कमान की में फेंक दी गई है, नहीं, इस तरीके की चीजें क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सीएलपी लीडर का, मैं तो जो है 25 साल एमएलए रहा हूँ, 6 दफ़ा एमएलए बना हूँ। पहले ऑब्जर्वर आते हैं, एक एक एमएलए से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, फिर एक लाइन रेजोल्यूशन होता है कि हम लोग जो हैं सब कुछ कांग्रेस प्रेसिडेंट पर छोड़ते हैं, जिसको वो बनाएंगे वो बन जाएंगे। अभी थोड़ा वेट कीजिए ना, वो भी हो जाएगा निर्णय। आपकी नजर में कौन होना चाहिए सीएलपी लीडर की? फिर तो मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दीजिए आप। बता दो आप, ये तो आप वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार विधायक रहे, इस बार तो आपका अरे यार, सर क्या भूपेंद्र सिंह ये हुड्डा को दोबारा मौका देना जिसकी, चाहिए? अरे भैया सुनो, अगर मेरी बात पे आप, मेरे कहने से कोई बनता है, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। मैं अपना जो है, अगर कोई बात मुझे कहनी पड़ेगी तो मैं उनके मिलके जाके कह दूंगा। यहाँ कहने की बात थोड़ी ना। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस तरह की बातें सारी आप बताएंगे नहीं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो बताएंगे ना। तो आप क्या चाहते हैं? जो आप बता दीजिए सर सर। बताओ, कुछ तो बताओ ना सर कि आप और क्या बताऊँ मैं आपको? तो मिर्च मसाला चाहिए आपको? बात किससे हुई है? सारी बातें तो आपको बता दी हैं, खोल के बता दी हैं, खुल के बता दी हैं। क्या हमारी कमियां रही हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी कमी रही है। तो सर बार बार कहना ही पड़ेगा ना। सर एक सवाल है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इकतीस विधायकों की बैठक अपने घर बुलाई थी, आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, चुनाव उनके जिस पे लड़ा
चेहरे पर लड़ा गया था। मौका देना ना देना ये काम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, आपके विचार से क्या? मेरे कोई विचार नहीं। कैप्टन साहब, आप ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना और सारी बातें लेके पूरी भारत जोड़ो न्याययात्रा में गए और आपकी बातों से लगभग यही लगता है कि ओबीसी डिपार्टमेंट को एक ड्यू टाइम राहुल गांधी की तरफ से नहीं मिल रहा है, जो आपकी नाराजगी हुई। तो ऐसे में इस नैरेटिव को, राहुल गांधी का नैरेटिव कहाँ से देखा जाएगा अगर पार्टी का ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन ही अगर इस तरीके से परेशानी सामने बयान कर रहे हैं? अरे भैया, इस्तीफा देने का कोई कारण तो होगा ना। तो अभी तो टाइम है मेरे पास, अभी देखते हैं आगे होता है क्या। सर, आपका इस्तीफा आपने आला कमान से बात की होगी, आपने प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया था, तो अभी आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आप हैं ओबीसी डिपार्टमेंट? अभी तक तो हूँ, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अभी एक्सेप्ट तो हुआ नहीं है। खड़गे से बात नहीं आपकी क्या सर? कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात नहीं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं। यार, आप कोई प्रश्न ऐसा पूछो जिसका मैं जवाब- अभी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है हार की। अभी तक आपने मुखर होकर बोला, तो अभी तक पार्टी की तरफ से किसी ने भी हार की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, ना सीएलपी लीडर बदला गया है। इस तरीके से आपने बात रखी, उसके बाद कोई बयान नहीं आया अब तक। ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना या सीएलपी लीडर बदलना, अभी हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसमें बघेल साहब और हरिंदर जी थे। उन्होंने प्रत्येक जो कैंडिडेट है उनसे बातचीत करी है कि हार के कारण क्या है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट अपना निर्णय लेंगे।